सभी को नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेंद्र यादव फिर से हाजिर हूँ एक बिजनेस स्टडीज़ की नई क्लास में। और बेटा पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेसेस हैं वो किस प्रकार से रन किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो हम उसी पार्ट में अपना चैप्टर नंबर 2.2 डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, जहाँ पर कि दो से ज़्यादा व्यक्ति, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50, दो से ज़्यादा लेकिन 50 से कम व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, सहमत होते हैं किसी बात पर, किसी बिजनेस को करने को लेकर, और डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम सारे आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस प्रकार पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो डील किया जाता है। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने पार्टनरशिप फर्म बना तो ली, आप 3, 4, 5, 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान जब मिलते हैं तो उनकी मेंटलिटी स्टार्टिंग में कुछ और होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके नेचर में परिवर्तन आता है। कौन व्यक्ति किस नेचर का निकल आए, कौन व्यक्ति धोखा देने वाले आ जाए, किस व्यक्ति की नीयत खराब हो जाए बाद में। क्योंकि आज हमने जिन बातों पर अपनी सहमति जाहिर करी है, भाई ठीक है हम ये बात मान लेंगे, ठीक है हम ये बात मान लेंगे, लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कि हमारे मन में कोई ना कोई विचार परिवर्तित हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किसी बिजनेस को किया जाता है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा लो, यानी आप उसको लिखित में रजिस्टर्ड करवा लो। सारी टर्म्स एंड कंडीशन बनाओ, उन टर्म्स एंड कंडीशन को सभी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उन सबको बताओ कि भाई देखो हम इन बातों पर एग्री हुए हैं। बाद में कोई भी इन बातों से मुकरेगा नहीं, यानी कि इन बातों के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट में हम सभी पार्टनर्स के जो साइन है वो यहाँ पर ले लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन पार्टनर्स ने इन नियमों को मान लिया है। कल को कोई भी पार्टनर बदल नहीं सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सहमति जाहिर कर रखी है कि मैं इन बातों को मानूंगा। इसलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर में जो हमारे झगड़े होंगे, विवाद उत्पन्न होंगे, उनसे हम बच सकें। इसलिए किसी भी फर्म को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाले हैं कि किस प्रकार पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। तो बुक्स में देखो बेटा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होता है ऑनलाइन। ठीक है, ये जो कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, और ये चले जाते हैं हमारे मेन जो हमारा ऑफिस होता है वहाँ पर जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होता है, वो इन कागज़ों को चेक करता है, और जिस भी कागज़ में कोई भी कमी होती है तो वो हमें इंडिकेट कर देता है मैसेज के थ्रू ही ऑनलाइन कि भाई आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये थोड़ा सा अनरिलायबल है, आप इसको दोबारा से प्रेजेंट कीजिए, अटेस्ट करवाइए। तो सारा जो प्रोसेस वो सारा ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो लिखना है हमें, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये है। इसमें जो नियम लिखे हुए हैं उनके अनुसार हमारे पार्टनरशिप जो बिजनेसेस है वो डील होते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको अपनी फर्म को रजिस्टर्ड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़े होंगे तो उनका निपटारा इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही हो पाएगा।
क्योंकि यहाँ पर हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर से मिलकर तय करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। कहाँ पर? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ, यानी कि कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर कॉलम होता है फर्म रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म खुल के आता है। उस फॉर्म में हमें जो जो डिटेल मांगी जा रही है वो सारी फिलअप करनी पड़ती है और कुछ हमें डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं उसके साथ। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो जो फर्म का हमने नाम रखा है, फर्म्स नेम, उस नाम को आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपको उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आपने कोई ना कोई, अगर आपने रेंट पे लिया है वो ऑफिस, तो रेंट एग्रीमेंट बनाया होगा आपने उसके मालिक के साथ। अगर आपकी खुद की ज़मीन है, खुद का ऑफिस है, तो आपके पास इस प्रॉपर्टी के कागजात होंगे। ये कागज़ आपको दिखाने पड़ेंगे कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है और इसका जो मालिकाना अधिकार है वो किसके पास है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपने ऑफिस के साथ साथ कुछ ब्रांचेज भी ओपन करी है, हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के अंदर है लेकिन आपकी ब्रांचेज हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो जितनी भी आपने ब्रांच ओपन करी हैं उन सब की डिटेल देनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पर कौन सी ब्रांच है, उन सब के एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो पार्टनर्स हैं, उन सभी पार्टनर्स के नाम, कौन कौन आपकी फर्म में है, उन सभी के एड्रेस प्रूफ आपको, उनके पर्सनल आइडेंटिटी जो नंबर होते हैं, जैसे उनका पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट उनके देने पड़ेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो पार्टनर है ये जेन्युइन है। इन सभी के घर के एड्रेस भी देने पड़ेंगे ताकि कल को कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई पार्टनर चीट करके भाग जाता है तो हम उसे ईजिली ट्रेस कर पाएँ। इसलिए हमें उनके जो रजिस्टर्ड एड्रेस के जो प्रूफ हैं वो लेने पड़ते हैं। इसके बाद आपने किस डेट से फर्म को स्टार्ट किया है, डेट ऑफ स्टार्टिंग, जिस दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उस दिन, उस डेट को आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कितने साल की पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था, एक पार्टनरशिप होती है जर्नल, एक होती है पर्टिकुलर। जर्नल पार्टनरशिप यानी कि कोई भी इसका टाइम पीरियड नहीं होता, ये एट विल चलती है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, उस पर्पज़ के पूरा होते ही वो फर्म ख़त्म हो जाती है। तो आपको पीरियड बताना पड़ेगा, आप कितने साल के लिए इस बिजनेस को करने वाले हो। ये सारी डिटेल आपको जो फॉर्म होता है उसके अंदर फिलअप करनी पड़ती है। फिर है सभी पार्टनर के सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स। कल को मान लो कोई फ्रॉड हो जाता है, गलती से किसी डॉक्यूमेंट पर किसी के साइन चले जाते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये सिग्नेचर किसके हैं? इसलिए हम पार्टनर्स के जो सिग्नेचर हैं उनको ले लेते हैं ताकि भविष्य में किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन होंगे तो हम इजीली ट्रेस कर पाएंगे कि भाई ये जो साइन है ये किस पार्टनर के हैं। और अगर मान लो उस पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा होगा इस साइन को करके, तो हम उसे इजीली पकड़ सकते हैं भी इसने देखो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करे हैं, जिम्मेदार ये है। तो ये सारी चीज़ें हमें, जो रजिस्ट्रार होता है फर्म का, जो फर्म का रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस में हमें इन सारी डिटेल को क्या करना पड़ता है, भिजवाना पड़ता है। और वो रजिस्ट्रार अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करना पड़ गया तो वो रजिस्ट्रार अपने कुछ लोगों को, फर्म जो कि आपने ओपन करी है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर कुछ लोग आएंगे, बड़े अधिकारी, वो आपका सारा सिस्टम चेक करेंगे कि भाई आपने जो प्रूफ दिए थे वो सारे क्या मैच करते हैं। सभी पार्टनर से मुलाकात करेंगे और उनको लगता है कि भाई सारा मामला ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड करवाए हैं, सारी डिटेल्स जो आपने दी हैं वो एकदम जेन्युइन है। अब वो वापस ऑफिस में जाएंगे और रजिस्ट्रार को बताएंगे कि सर हमने सारा इंस्पेक्शन कर लिया है और पूरी डिटेल एकदम जेन्युइन है, ट्रू है, आप इस फर्म को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जैसे पासपोर्ट बनाते हैं ना हम, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस जो है वो घर पे आती है, आपके नज़दीक जो भी थाना पड़ता है
वो जो पुलिस है उसके 3-4 जो अधिकारी हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं या कोई हवलदार है, वो आपके घर पे आते हैं। आपने जो डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं उन डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आते हैं कि कहीं जिसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो कोई मुजरिम तो नहीं है, उसने कहीं झूठी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी, जो उसने एड्रेस बताया है क्या वास्तव में वो वहाँ पर रहता भी है कि नहीं रहता। ये प्रोसेस होता है पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद। जब पुलिस वेरीफाई कर लेती है सारी चीज़ें तो ये एक रिपोर्ट बनाती है कि हमने इस बंदे के घर पे सारी इंस्पेक्शन कर ली है, इसके जितने भी प्रूफ्स वगैरह आप हमें मिले थे वो सारे ठीक हैं, बंदा जेन्युइन है, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं है उसके ऊपर, आप इसका पासपोर्ट बना सकते हैं। जब पुलिस ये रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस में भेजती है तब वो जो पासपोर्ट ऑफिसर है, जो कि पासपोर्ट हमें इशू करती है अथॉरिटी, वो हमें पासपोर्ट इशू कर देती है क्योंकि पुलिस ने वेरीफाई कर दिया कि सामने वाली पार्टी एकदम जेन्युइन है। तो इसी प्रकार फर्म के रजिस्ट्रेशन में भी होता है कि फर्म की सारी डिटेल अगर सही पाई जाती है तो ही इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है, और जिस दिन इसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगी उस दिन से ये फर्म रजिस्टर्ड फर्म के नाम से कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो अगर फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, नहीं करवाएंगे तो देखो कुछ नुकसान होते हैं, और कर देंगे तो कुछ फायदे होंगे। तो पहले हम नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसको मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूं। पहले हम इसके दुष्प्रभाव, यानी कि अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, आप बातों बातों में चल रहे हैं, आपने सिर्फ पार्टनर्स के साथ मिलकर मुंह जबानी बात करी है कि हम इस प्रकार काम करेंगे, कोई पार्टनर किसी को धोखा नहीं देगा, इसी तरह बस आपने बात कर ली, एक दूसरे पर विश्वास करके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, किसी प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो देखिए इस फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाने के क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आगे है चलो बेटा, एक टॉपिक छोटा सा रहता है, ये स्किप हो गया था, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी है, रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद पेज नंबर 15 पे ये छोटा सा टॉपिक है जो कि रह गया है। अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्टर्ड करवाने के बाद कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। मान लो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के यहाँ पर भिजवा दिए, ओरिजिनली आपकी फर्म को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुकी है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हो सकता है कि आपकी फर्म में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। तो उन परिवर्तनों की सूचना आपको 14 डेज के अंदर अंदर, विदिन 14 डेज आपको ये सूचना रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी होगी। यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी चेंजेस टू रजिस्ट्रार विदिन 14 डेज। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी फर्म के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है किसी भी बात को लेकर, तो उस परिवर्तन के 14 डेज के अंदर अंदर आपको उन परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के यहाँ पर देनी पड़ेगी, नहीं तो रजिस्ट्रार फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। क्या क्या चेंज हो सकते हैं? अगर मान लो आपके फर्म का जो नाम है, नेम, या आपने जो बिजनेस ऑप्ट किया था उसमें चेंज आ जाए, आपने फर्म का जो नाम रखा था आप चाहते हैं कि मैं इस नाम को चेंज करना चाहता हूं, तो आपको सूचना 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देनी होगी।
आपने जिस बिजनेस को करने के लिए फर्म को ओपन किया था, आप उस बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं। अब कहते हैं भी हम ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे, हम तो दूसरे फील्ड में जाएंगे, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना आप 14 डेज के अंदर अंदर उस रजिस्ट्रार को दे दें कि सर हमने देखो ये परिवर्तन किया है, आप हमारा ये परिवर्तन अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड में फीड कर लो। दूसरा, अगर पार्टनर्स के नाम में या उनके एड्रेस में कोई चेंज आया है, हो सकता है कोई पार्टनर अपना नाम चेंज करवा लेता है, अपने नाम के पीछे यादव लगवाता था, लेकिन वो कह रहे हैं जी कुमार लगाओ इसके नाम के आगे, या अपना जो एड्रेस है जी मैंने अपना जो घर है वो शिफ्ट कर लिया है कहीं और, मैंने स्टार्टिंग में दिया था अपना वो एड्रेस, लेकिन अब मैं शिफ्ट कर चुका हूँ तो मेरा ये नया एड्रेस आप यहाँ पर अपडेट कर ले। जैसे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपने कैंपस प्रो पे कोई मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन अब आपका नंबर चेंज हो गया, आपकी वो जो सिम है वो ख़राब हो गई, गुम हो गई, तो आप नया नंबर हमें देते हैं ना कि सर हमारा ये नंबर है, ये फीड कर लो, वो पुराना वाला नंबर बंद हो गया है। तो इसी प्रकार पार्टनर्स भी अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वो रजिस्ट्रार को बताते रहते हैं, लेकिन बताने की अवधि कितनी होगी, 14 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अगर फर्म ने अपना जो बिजनेस है वो एक स्थान पर बंद कर दिया और उसे अदर पैलेस पर ओपन कर लिया, हो सकता है कि एक फर्म की 2-4 ब्रांचेस थी, उसने अपनी एक ब्रांच को क्लोज कर दिया या उस ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया कहीं दूसरे पते पर। पहले फर्म थी ककराला में, बाद में उस फर्म को हमने कनीना शिफ्ट कर दिया, तो कनीना शिफ्ट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना रजिस्ट्रार को, जी पहले हमारी ककराला गांव के अंदर थी ब्रांच, अब हमने कनीना के अंदर शिफ्ट कर दी है। तो अगर आपका कोई बिजनेस में परिवर्तन आता है बिजनेस पैलेस के अंदर, तो आप उसकी सूचना देंगे। फिर है, अगर कोई नया पार्टनर जुड़ना चाहता है, कोई नया पार्टनर आपके यहाँ पर जुड़ना चाहता है, तो पहले तो जब रजिस्ट्रेशन करवाया गया तो 2 पार्टनर थे, ए और बी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के 10 दिन बाद एक बंदा आता है नया सी, वो कहता है मुझे अपने साथ शामिल कर लो। तो ये जब उसको शामिल करेंगे तो इसकी सूचना देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि सर पहले हम 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए हैं, तो आप ये डाटा अपने यहाँ पर अपडेट कर लें। ठीक है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर यानी पुराना पार्टनर था वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है, लेफ्ट द फर्म, छोड़ के चला जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या तो नया पार्टनर हमारे पास आ जाता है या पुरानों में से कोई एक आदमी मर जाता है, छोड़ के चला जाता है, उसकी सूचना भी आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है कि आपने एक माइनर पार्टनर को अपने साथ रखा हुआ था फॉर प्रॉफिट, क्योंकि माइनर पार्टनर तो बन नहीं सकते, लेकिन आपने उसे प्रॉफिट्स के लिए अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीने बाद वो पार्टनर मेजर हो गया, 18 साल का हो गया। तो अब माइनर 18 साल का हो गया है, तो आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि ये जो माइनर है ये हमारे साथ पार्टनर बने रहना चाहता है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी पता है कि भी इनकी फर्म में एक माइनर काम कर रहा है और उसकी एज ये है, सारा डाटा पता होता है, और रजिस्ट्रार को ये भी पता चल जाता है कि आज के दिन वो 18 साल का हो गया है, क्या मुझे फर्म ने उसके 18 साल के होने के बाद ये बताया कि ये हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रजिस्ट्रार के पास सारा रिकॉर्ड होता है, कोई भी फर्म फ्रॉड नहीं कर सकती, एक एक डाटा ऑनलाइन होता है। तो फर्म को बताना पड़ेगा कि ये जो माइनर था अब ये अडल्ट हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, और ये हमारे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी 14 डेज के अंदर अंदर। तो ये कुछ चेंजेस थे जिनकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद होने वाले चेंज। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया रजिस्ट्रार के यहाँ, तो क्या क्या आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, कोई भी पार्टनर
एक दूसरे के प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाता है तो ये पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। हम किस बिना पर कह सकते हैं कि इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था? जैसे ये है ए, ये है बी। ए को पहले 40% हिस्सा मिलता था, बी को मिलता था 60%। कुछ दिनों बाद इनके अंदर झगड़ा हो गया। ए कहता है मुझे तो 50% चाहिए क्योंकि मैं भी अपने बराबर टाइम दे रहा हूँ, सुबह शाम ऑफिस में आता हूँ, अपना दिन रात इस फर्म को देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे 50% चाहिए। बी कहता है भाई नहीं दूंगा, मैं तो 60 ही लूँगा, क्योंकि देखो लालच जो होती है वो हर इंसान को बुरा कर देती है। अब ये दोनों कोर्ट के अंदर लड़ते लड़ते जाएंगे तो कोर्ट कहेगा कि क्या आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाया था, मुझे दिखाओ कहाँ आपने ये बात लिखी थी कि इसे 40 मिलेगा, इसे 60 मिलेगा। कहीं नहीं हुई। ये तो इन दोनों के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ था, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया। अब इन दोनों बंदों को कोर्ट से निराशा हासिल होगी। कोर्ट कहेगा जाओ अपने आप सुलटो इस मामले को, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो अगर फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो कोई भी पार्टनर आपस में झगड़ा करते हैं तो उन झगड़ों का निपटारा कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो कोई भी पार्टनर एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर भी कोई भी केस नहीं कर सकता। फर्म के ऊपर, फर्म का मतलब होता है कि एक पार्टनर इन दोनों पार्टनर के ऊपर केस करना चाहता है तो ये दोनों पार्टनर कहलाएंगे फर्म। कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, जो फर्म है वो भी अपने पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकती। यानी कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। सी ने कोई गलती कर दी, अब जो ए बी और डी है इन तीनों को हम कहेंगे फर्म। ये फर्म है। अब ये है ना, डी के सी के खिलाफ केस नहीं कर पाएगी क्योंकि फर्म को हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सी ने कोई भी गलती करी तो भैया आपस में सुलटना पड़ेगा, कोर्ट इनका कोई भी मसला सोल्व नहीं करेगी। नेक्स्ट है फोर्थ, कि जो फर्म है वो किसी आउटसाइड पार्टी जो है, आउटसाइडर पार्टी, उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, लेकिन आउटसाइडर पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है। ठीक बेटा, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा जी, फर्म बाहर के लोगों पर, यानी फर्म ने किसी मान लो दूसरी फर्म से कांटेक्ट किया था कोई और वो कांटेक्ट पूरा नहीं हो पाया, तो फर्म उस बाहर वाली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। लेकिन बाहर वाली पार्टी केस कर सकती है हमारी फर्म के ऊपर, क्योंकि बाहर वाली तो रजिस्टर्ड होगी ना, तो बाहर वाली पार्टी फर्म के ऊपर कर सकती है, फर्म बाहर वाली पार्टी पे केस नहीं कर सकती। तो ये होते हैं रजिस्ट्रेशन ना करवाने के दुष्प्रभाव। लास्ट टॉपिक बचता है बेटा कि रजिस्ट्रेशन ना करवाने के दुष्प्रभाव तो हमने देख लिए। बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो हमारे पास फायदे क्या होंगे? सबसे पहले है बेनिफिट टू फर्म। बेनिफिट टू फर्म, फर्म को क्या बेनिफिट होंगे कि फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी धोखेबाजी करी है तो फर्म उसके खिलाफ केस कर सकती है। 1 मिनट होल्ड करना बेटा।
हाँ बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, अगर फर्म ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है तो जो फर्म है वो अपने किसी भी पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है अगर किसी पार्टनर ने कोई गलती करी होगी तो। अब हम बात करते हैं बेनिफिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या फ़ायदे होंगे? पार्टनर्स अपने किसी भी दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। पार्टनर्स फर्म के ऊपर भी केस कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, ए बी सी पार्टनर है, बी छोड़ के जाता है और बी का पैसा जितना बनता है फर्म में वो ए और सी उसको देने से मना कर देते हैं, तो अब बी इन दोनों के ऊपर केस कर सकता है कि इन दोनों ने मेरे पैसे नहीं दिए। अगर रजिस्ट्रेशन ना होता तो ये बंदा नहीं कर सकता था इनके ऊपर केस, लेकिन अब रजिस्टर्ड है तो कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के ऊपर या कोई भी पार्टनर फर्म के ऊपर कोई भी केस करके अपना पैसा ले सकता है। ठीक है। अब होगा तीसरा, बेनिफिट टू न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसको क्या बेनिफिट होंगे कि अगर रजिस्टर्ड फर्म में वो काम करेगा तो उसे ज़्यादा सिक्योर महसूस होगा। यानी कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, मान लो कोई भी कंपनी हमारे घर पे आती है, किसी भी कंपनी के बंदे, और वो कहते हैं जी सर हमसे ये प्रोडक्ट आप खरीद लो या हमसे कोई कॉन्टैक्ट कर लो, तो अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो दिखा सके कि वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है, तो हम उसके साथ कोई भी डील करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता है कि भी सामने वाली पार्टी कहीं फर्जी निकल आई तो मैंने अपने 1-2 लाख रुपए इसमें लगा दिए और कल को लेके भाग गई तो अगर नया पार्टनर आता है और उसे लगता है कि ये फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हो सकता है ये फर्म फ्रॉड हो, कल को इसके साथ धोखा हो जाए, तो अगर नया पार्टनर आता है और उसे लगता है कि सामने वाली जो फर्म है वो रजिस्टर्ड है, तो ये अपने आप में सिक्योर फील करता है कि भैया कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी फर्म में पार्टनर बन रहा हूँ जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मेरे साथ कोई भी धोखा होगा तो मैं कोर्ट में जाकर अपने बेनिफिट को ले सकता हूँ। तो नए पार्टनर को ये फ़ायदा होगा। फिर है आउट गोइंग पार्टनर को क्या फ़ायदा होगा? आउट गोइंग पार्टनर, जो बंदा छोड़ के जा रहा है फर्म को, उनको क्या फ़ायदा होगा? इसमें एक तो आता है डेथ के ऊपर कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर क्या उसे फ़ायदा मिलेगा। लिखा है पेज नंबर 16 के एंड में कि डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर होंगे यानी उसके जो घर वाले होंगे उत्तराधिकारी, वो किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर फर्म को रजिस्टर्ड करवा रखा है तो। यानी जिस दिन इसकी डेथ हो जाती है उस दिन से इसके जो घर वाले हैं वो इसके किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हैंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं देना पड़ता है पब्लिकली। यानी कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो जिस दिन मरता है उस दिन उसके परिवार वालों को ये सूचना देनी पड़ेगी फर्म के अंदर भी हमारा जो कैंडिडेट वो मर चुका है, हमारे पास इस डेट के बाद कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस डेट तक ही इसने काम करा था। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो इसके मरने के बाद इसके घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो पार्टनर बच गए हैं ये जिम्मेदार होंगे कि ये सूचना रजिस्ट्रार के पास पहुंचाएं कि हमारे में से एक पार्टनर मर गया है, कृपया आप इसका नाम यहाँ से काट दें। तो डेथ होने पर उसका जो परिवार है वो सिक्योर फील करता है कि भाई हमें किसी प्रकार की सिरदर्दी नहीं लेनी, फर्म अपने आप इसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देगी। बात करते हैं रिटायरमेंट में। अगर कोई बंदा रिटायरमेंट लेता है, मरता नहीं है, सिर्फ छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्या होगा कि रिटायरिंग पार्टनर हैज़ टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट बाय गिविंग नोटिस टू रजिस्ट्रार ही विल फ्री फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो रिटायर जो पार्टनर हो रहा है इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये फर्म को अपनी रिटायरमेंट का नोटिस दे दे या रजिस्ट्रार को अपने रिटायरमेंट का नोटिस दे दे। दो ऑप्शन होते हैं। मैं पार्टनर हूं, मैं मान लो पार्टनर हैं एन एम, 3 पार्टनर हैं, मैं मान लो रिटायरमेंट लेता हूं, तो मैं चाहूं तो इन दोनों को बता दूं कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, और मैं अगर इनको नहीं बता पाता तो कोई बात नहीं, मैं सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस में इस सूचना को भेज सकता हूं कि सर मैं इस दिन से रिटायरमेंट ले रहा हूं,
तो आज के बाद मुझे फर्म के किसी भी काम के लिए जिम्मेदार ना ठहराया जाए, क्योंकि आज मैंने रिटायरमेंट ले लिए। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर रजिस्ट्रार को सूचित करके और अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया इस फर्म को यानी बचे हुए पार्टनर्स को सूचना देनी पड़ेगी, नहीं तो ये पार्टनर जिम्मेदार कहलाएगा जब तक कि इनको सूचना नहीं देगा तब तक। तो ये बेनिफिट होते हैं बेटा फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के। तो हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया, जिसमें अकेला व्यक्ति व्यापार करता है, वो सारी जिम्मेदारी लेता है, सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर करता है। फिर हमने पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में डील किया कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में प्रॉफिट्स और लॉसेज को बांट लेते हैं, तो हर किसी के ऊपर जो बर्डन है वो कम आता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है वेडनेसडे की। तो नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी जो हमारे परिवारों के जो पुश्तैनी बिजनेस चलते हैं, जो हमारे दादा परदादा जो लोग चलाए जा रहे थे, अब उनके बेटे, तो फैमिली बिजनेस किस तरह से डील होता है हिंदू धर्म के अंदर, वो हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 2.3 में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तो इन नोट्स को अच्छे से कॉपी के अंदर नोट करें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज नहीं करा तो फिर आप समझ लो बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।